Hello, dear students. How are you all? Welcome to our YouTube channel BioBeats. In this series, we have started the complete biology series of class 10th. प्यारे बच्चों हमने दो वन शॉट वीडियो डाले हैं, एक हेरिडिटी का, एक अवर इन्वायरमेंट का। आज का जो चैप्टर है वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हमने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज को शुरू किया हुआ है जिसमें हमने कंप्लीट साइंस को डीलअप करेंगे। सबसे पहले हमने बायोलॉजी को डीलअप करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। करें स्टार्ट। देखो फिर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस यानी ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रोडक्शन करते हैं अपनी नई स्पीसीज का, रिप्रोड्यूस। और एक वर्ड आपने काफी फेमिलियर होंगे, रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस। एक ऑर्गेनिज्म की वो कैपेसिटी जिससे वो क्या कर सकते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चे? उस प्रॉपर्टी को हमने बोला है रिप्रोडक्शन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी डिस्कसिंग द मैकेनिज्म by which organisms reproduce, let us ask a more basic question: why do organisms reproduce? अब सबसे पहला सवाल यही है, जो हमारा चैप्टर है वही सवाल के साथ शुरू होता है। why do organisms reproduce? क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं? ताकि क्या हो सके बच्चे, जो लाइफ है वो मेंटेन हो सके, राइट? आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। लाइफ प्रोसेस के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं आता है, इसलिए हम इसको अलग पढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर था बायोलॉजी का, जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा। बट रिप्रोडक्शन इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस। ऑन दी अदर हैंड, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of energy will spent in this process. देखो बच्चे, उसके अलावा क्या होगा, एक इंडिविजुअल अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसके अंदर उसकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है, ठीक है? फिर हमें ऐसा प्रोसेस करना ही क्यों है जिसके अंदर एनर्जी भी लग रही है बट वो हमारा लाइफ प्रोसेस भी नहीं है? सो व्हाई should an individual waste energy on a process it does not to stay alive? जिंदा रहने के लिए तो उसको वो चीज करनी ही नहीं है, तो फिर उसको करनी क्यों है? इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम। क्यों? देखो बच्चे, किस चीज के लिए जरूरी है? ताकि आगे के लिए जो मेंटेनेंस है लिविंग स्पीसीज की वो मेंटेन रह सके, इसलिए ये चीजें जरूरी है। वट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। हम नोटिस क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं बच्चे? रिप्रोड्यूस करते हैं। इफ देयर वर to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. अगर देखो बच्चे, जरूरी नहीं है, अगर मान के चलते हैं एक नॉन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है, एक नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर है, उसके जरूरी नहीं उसकी एग्जिस्टेंस को हम देख पाएंगे या नहीं। इट इज लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू अवर notice. How do we know that two different individuals और ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेम स्पीसीज? हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेम स्पीसीज के हैं या अलग है? यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। बेसिकली बेसिक सिमिलरिटीज की बेसिस पे हम बोलते हैं। दस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स। तो इसलिए जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने जैसे ही नए इंडिविजुअल्स को पैदा करते हैं। समझ आई बात? ठीक है। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? अभी एक नया क्वेश्चन आया, क्या जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं वो नई कॉपीज बिल्कुल एग्जैक्ट अपने जैसी बनाते हैं क्या? देखो, ऑर्गेनिजम्स लुक वेरी सिमिलर बिकॉज ऑफ देयर बॉडी डिजाइन्स आर सिमिलर। उनके बॉडी डिजाइन सिमिलर है इसलिए वो सेम दिखते हैं। कि बॉडी डिजाइन्स आर सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स फॉर दीज डिजाइन शुड बी सिमिलर। देखो बच्चे, अब बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो उनका ब्लूप्रिंट भी सिमिलर होना चाहिए। दस रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट बेसिक लेवल विच इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ ब्लू कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। देखो बच्चे, ब्लूप्रिंट्स की कॉपीज बनाता है कौन? रिप्रोडक्शन। In class 9th, you have learned that chromosome in a nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation. क्लास 9th में हमने ये देखा था, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं इंफॉर्मेशन को जो पास ऑन की जाती है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। किस फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
right? Okay, if the cell in nucleus, sorry, if the DNA in cell nucleus is the information source for making proteins, ये जो DNA है वहीं से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स. इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड. अगर DNA में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन में चेंज आएगा और उसकी वजह से जो हमारा प्रोटीन है वो बदल जाएगा. डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइंस. अलग अलग प्रोटीन्स बनेंगे तो अलग अलग बॉडी डिजाइन बनेंगे. देखो कैसे चेंज आया. सबसे पहली चीज क्या है, ये हमारा सेल है. उस सेल के अंदर क्या है, डीएनए. ठीक है जी, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है. अब उस डीएनए के पैटर्न में हमने चेंज किया तो वहां से क्या बना, बच्चे डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए से प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन के थ्रू. ठीक है जी, और प्रोटीन से पर्टिकुलर इफेक्ट आता है, राइट. तो अगर हमने डीएनए के अंदर चेंज किया तो वो आरएनए के अंदर चेंज होगा, आरएनए से प्रोटीन में चेंज होगा, प्रोटीन में चेंज होगा तो इफेक्ट भी क्या होगा बच्चे, डिफरेंट आएगा. ठीक है जी. Therefore, a basic event in the reproduction is the creation of a DNA copy. तो मेन जो इवेंट है, बेसिक इवेंट जो है रिप्रोडक्शन के अंदर, वो क्या है, डीएनए की कॉपी बनाना. सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए. सेल्स यूज करती हैं मुझे किसको, केमिकल रिएक्शंस को अपनी कॉपीज बनाने के लिए. दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल्स एंड दे विल नीड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. अब डीएनए में क्या हो जाएंगे बच्चे, दो कॉपीज हो जाएंगी. हाउएवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल. जो एक कॉपी है वो ओरिजिनल सेल में रह जाएगी और दूसरी को क्या होगा बच्चे, दूसरी को अगर पुश कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए तो वो वर्कआउट नहीं करेगा. ठीक है जी. देखो बच्चे, बिकॉज द कॉपी इज पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर. अगर हमने उसको सेल से बाहर निकाल दिया, मान के चलते हैं दो कॉपीज थी, ठीक है, एक ये थी और एक ये थी. अगर इसको हमने बाहर निकाल दिया डीएनए की कॉपी को, तो वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगी, लाइफ प्रोसेस को मेंटेन नहीं कर पाएगी. ठीक है जी. तो एक दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एक सेलुलर एपरेटस को भी बनाना पड़ेगा. ठीक है जी, जिससे ये डीएनए की कॉपीज सेपरेट हो सकें. और वो अगर सेल डिवाइड कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस. क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस. द डिवीजन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. ओके, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा और आगे आप 11th क्लास में भी इसको डीलअप करेंगे. The two cells are of course similar, but they are likely to absolute identical. देखो बच्चे, जो दो सेल्स होंगी वो सिमिलर होंगी बट जरूरी नहीं है वो आइडेंटिकली होंगी. द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन involved occur. No biochemical reaction is absolutely reliable. Therefore, it is only to be expected that process of copying of DNA will have some variations each time. तो ऐसा माना जाता है कि variations आती हैं. As the result, the DNA copies get separated and generated. जो DNA copies हैं वो सिमिलर तो होंगी बट वो आइडेंटिकल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है. Some of these variations might be so drastic that new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. Such a newborn cell will simply die. कई बार क्या होता है, वेरिएशन का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से चेंज आ जाता है. डीएनए की कॉपी है बिल्कुल वो एग्जैक्ट डिफरेंट बन जाती है. क्या बन जाती है बच्चे, डिफरेंट बन जाती है और उसकी वजह से वो कैपेबल नहीं हो पाती सरवाइव करने के. ठीक है, और वो क्या हो जाती है, वो डाई कर जाती है. क्लियर है इतनी बात. On the other hand, there could be still many variation in the DNA copies that would not lead to such drastic outcome. Thus, the surviving cells are similar to but stably different from each other. This inbuilt tendency for variation during reproduction is basis for evolution, as we will discuss next chapter. देखो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या आएंगी, वेरिएशन आएंगी और बेसिकली वेरिएशन इसको लीड कर रही है इवोल्यूशन को. और इवोल्यूशन के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में. बट जो इवोल्यूशन का पार्ट है वो रिड्यूस कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा तो हमने उसको नहीं पढ़ना है. ठीक है जी. अब बात आई है वेरिएशंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ऐसा क्या रोल है इन वेरिएशंस का कि वो जरूरी है. ठीक है जी. देखो, population of organisms fill well defined places, niches and in the ecosystem using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during reproduction is important for maintenance of body design features that allow organism to use particular niche.
रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे किसकी बच्चे? स्पीसीज की। कहां पर? कहां पर? अर्थ के ऊपर। हाउएवर नीच कैन चेंज because of reasons beyond the control of organism. Temperature on an earth can go up and down, water level can vary, or there could be meteorite hits. To think a few examples, if a population of reproducing organisms were suited to a particular niche, and if their niche was drastically altered, the population could be wiped out. देखो बच्चे क्या होगा, अगर सारे सेम होंगे तो पूरी की पूरी इंडिविजुअल्स क्या हो जाएंगे? वाइप्ड आउट हो जाएंगे। बट अगर उसके अंदर वेरिएशंस होगी तो कुछ के चांसेस हैं वो क्या कर जाएंगे बच्चे? सरवाइव कर जाएंगे। तो अगर अगर क्या किया जाए बच्चे, अगर चेंजेस आएंगे, अगर वेरिएशंस आएंगे तो स्पीसीज का सर्वाइवल रेट बढ़ेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, व्हाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। ओके, यहाँ नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? ये हमने पिछले पैराग्राफ में इसको डील किया। सेकंड के अंदर क्या है? व्हाई वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल। आगे ना वही क्वेश्चन, नेसेसरी क्यों है, मेन क्यों है, क्या बचे? वेरिएशन। क्लियर है इतनी बात? ओके, अभी हमें पढ़ना है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। किस किस मोड में हम क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमें डिस्कस करना है। चलो, modes of reproduction used by single organisms, single celled organisms basically, सिंगल सेल्ड या फिर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। ठीक है जी। एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, डिजोल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर, टेक 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड पिंच ऑफ ईस्ट ग्रेन्यूल्स टू इट। ठीक है जी। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसके अंदर हम ईस्ट कल्चरिंग को देखेंगे। ऐसे ही ब्रेड के ऊपर बताया हुआ है, उसके अंदर भी फंगस ग्रो करेंगी। ठीक है जी, ये हमने बताना है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रोज इन द सेकेंड। ईस्ट के अंदर क्या है बच्चे? ईस्ट के अंदर अलग तरीके से बनेगा और मोल्ड के अंदर अलग तरीके से बनेगा। मोल्ड के अंदर तो क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन। ईस्ट के अंदर क्या होगा? बडिंग होगा। ठीक है। Having discussed the context in which reproductive processes work, let us examine how different organisms actually reproduce. The modes by which various organisms reproduce depend on the body design of organism. एक organism के body design के ऊपर वो चीज depend करती है। कैसे? देखो, ठीक है। फर्स्ट वन इज फ्यूजन। क्या दिया हुआ है? फ्यूजन के बारे में बताया हुआ है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन, टूटना। ठीक है जी। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सिंगल सेल्ड। सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। उसके अंदर क्या होता है? वो एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, वो क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है दो पार्ट्स के अंदर, और इसी को हमने क्या बोला मुझे? सेल डिवीजन या फ्यूजन। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of two cells during division can take place in any plane. amoeba में particular plane नहीं होता, but कुछ organism में particular plane होता है। यहाँ बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा को दिखाया हुआ है। लाइक ये ऑर्गेनिजम्स था। ठीक है, ये अमीबा था। अमीबा की ये फर्स्ट स्टेज मान लेते हैं, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, और ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ स्टेज है। ठीक है जी। देखो बच्चे, स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं तो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियोकाइनेसिस विच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जो किसको फॉलो करता है बच्चे? देखो, पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, और उसको कौन फॉलो कर रहा है? साइटोकाइनेसिस। यहां तक कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोन न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, और अब क्या हो गए? अब दोनों इंडिविजुअल डिवाइड कर गए, दैट इज साइटोकाइनेसिस। क्लियर है इतनी बात? ऑब्जर्व ए परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा। अमीबा की स्लाइड ऑब्जर्व करो। ठीक है, एक परमानेंट फ्यूजन दिखा रहा है, एक बाइनरी फ्यूजन दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा हमें ऐसा कुछ नहीं शो कर रहा हूं, वो हमें देखना है। However, some unicellular organisms show somewhat more organization in their body, such as seen in लेशमानिया। लेशमानिया से कौन सी डिजीज होती है? काला आजार। ठीक है,
विच हैव ए विप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है एक एंड के ऊपर। इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन ऑकर्स इन डेफिनेट ओरिएंटेशन, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अंदर इनकी क्या होती है बच्चे, मूवमेंट होती है, डिवाइडेशन होती है, ठीक है जी। टू दीज स्ट्रक्चर्स अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है बच्चे, वो मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू डिवाइड करता है। ईस्ट ऑन द अदर एंड कैन पुट ए स्मॉल बर्ड्स दैट कैन सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। देखो बच्चे हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा फ्यूजन क्या है, उसके बाद हमने फ्यूजन के टाइप्स, फ्यूजन के टाइप्स में हमने क्या पढ़ा है, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी के अलावा क्या पढ़ा है, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी में भी एक सिमेट्रिक की वजह से एक अनसिमेट्री, अनसिमेट्री में अमीबा, और सिमेट्रिकल वे में क्या है, शाबाश, लेशमानिया, ठीक है जी। उसके अलावा जब फिर हमने किसकी बात की, मल्टीपल फ्यूजन की, मल्टीपल फ्यूजन में किसका एग्जांपल आ गया, प्लाज्मोडियम का। उसके बाद हमने बात की बडिंग की। बडिंग में क्या होगा, बडिंग जैसे हाइड्रा के अंदर होती है, ठीक है, ये हमारा कोई प्लांट है या कोई इंडिविजुअल, उसके अंदर छोटी सी बड अराइज करेगी, बाद में वो बड क्या हो जाएगी, एक नया इंडिविजुअल बना लेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग, राइट। सेकंड जो आता है वो क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन। एक्टिविटी को आप खुद अपने लेवल के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। In multicellular organism with relatively simple body organization, simple reproductive methods can work. Spirogyra, for example, simply breaks into smaller pieces up to maturation. Maturation के टाइम पे स्पायरोगायरा क्या हो जाता है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। These pieces और fragments grow into new individuals. ये नए इंडिविजुअल्स में ये फ्रेगमेंट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सबके लिए सही नहीं है। They cannot simply divide cell by cell. The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. देखो हर किसी मल्टीसेलुलर में ये नहीं होता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू, सेल्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं टिश्यू में, टिश्यू ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ऑर्गन्स में, और फिर फर्दर वो डेफिनेट पोजीशन में होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसलिए जो रिप्रोडक्शन के कॉम्प्लेक्स वेज हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूज किए जाते हैं, राइट। A basic strategy used in multicellular organism is that different cell types perform different specialized functions. अलग अलग जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस करती हैं। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेल टाइप, तो अलग अलग सेल टाइप अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। How is reproduction to be achieved from a single cell type if organism itself consists of many cell types? The answer is that there must be a single cell type in an organism that is capable of growing, proliferating, making other cell types under right circumstances. Stem cells की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, stem cells का होना जरूरी है ताकि वहां से नई cells बन सके, right? Now the third part is regeneration. इसके बारे में पढ़ेंगे, रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, देखो many fully differentiated organisms have ability to rise new individuals or organisms from body parts। कुछ organisms में कैपेसिटी होती है कि वो बॉडी पार्ट से ही पूरी बॉडी को जनरेट कर देते हैं। दैट इज if an individual somehow cut or broken up into pieces, many of these pieces grow into separate individuals। मतलब बाई चांस कोई बॉडी कट हो गई है और उन पार्ट्स से नई बॉडी बन रही है, that is known as regeneration. For example, simple animals like hydra, planaria can cut into number of pieces, each pieces grow into a complete organism, this is known as regeneration। जब उस पार्ट में कैपेसिटी है नई बॉडी को जनरेट करने की, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्म करती हैं, वो प्रोलिफरेट कर सकती हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बना सकती हैं, ठीक है, और अलग अलग सेल टाइप्स अलग अलग टिश्यूज को बना सकती हैं, ठीक है जी। और इसी प्रोसेस को जब इन सेल्स की अरेंजमेंट होती है एक सीक्वेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। रीजनरेशन रिप्रोडक्शन के तरीके से नहीं है, ठीक है, बेसिकली ये कट को रिपेयर करने के लिए होता है। जैसे प्लेन एरिया का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्लेन एरिया था, इसको कट किया गया और एक एक पार्ट से पूरा इंडिविजुअल बन गया है, तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, रीजनरेशन। समझ आया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो आता है वो आता है बडिंग। Organisms such as Hydra have regenerative cells for reproduction in the process of budding। देखो बच्चे, हाइड्रा के अंदर क्या है, रीजनरेटिव सेल्स होती हैं,
इन हाइड्रा ये बर्ड डेवलप्स, देखो ये छोटी सी बर्ड ग्रो करेगी, ये बर्ड जब लार्ज साइज की हो जाती है, देखो ये लार्ज साइज में हो जाएगी तो यहाँ से कट लग जाएगा, और कट लगने के बाद एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बडिंग। इन हाइड्रा ए बर्ड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट ए वन स्पेसिफिक साइट। These buds develop into teeny individual and when fully mature detach from parent body and become new independent individual, और एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बना लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है बडिंग के अंदर? हाइड्रा। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो एक बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर आपको थर्टिकल पोर्शन आता है उसके साथ साथ अगर आपने कोई भी डायग्राम बनाया है तो उसकी जो वैल्यू है वो 200 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। लाइक आपको अभी 100 स्कोर कर रहे हैं तो आपके चांसेस 200 स्कोर करने के हो जाते हैं। तो अगर आप कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसके अंदर अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछी जाती है, आपको उसका पर्टिकुलर मैकेनिज्म आता है, फ्लो चार्ट आता है या कोई डायग्राम आता है, तो आप उसको जरूर बनाएं ताकि आप टीचर से नंबर्स को खींच सकें और वो आप कैपेबल ना हो आपके नंबर्स को डिटेक्ट करने के, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या बोला हुआ है? There are many plants in which parts like roots, stem and leaves developed into new plants। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो बेसिकली प्लांट्स के लिए केसेस में ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। रूट, स्टेम और लीव्स से नया प्लांट जब बन जाता है पर्टिकुलर कंडीशंस पर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, तो ये भी एक मॉड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें लेयरिंग, ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं। किसके अंदर यूज करते हैं? शुगर के अंदर, शुगर केन के अंदर, सॉरी, रोजेस के अंदर, ग्रेप्स के अंदर, एग्रीकल्चर पर्पसेस के अंदर, ठीक है। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स, fruits and earlier than those produced by seeds. Such methods also make possible propagation of plants such as banana। banana यहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रोज हो सकता है, जैस्मीन हो सकता है, जहाँ से क्या है सीड बनाने की कैपेसिटी उनकी नहीं है, तो उस तरीके से लाइक वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ये क्या करते हैं? जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक एक्टिविटी दी हुई है उसके अलावा देखो, सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का एग्जांपल दिया हुआ है जिसने लीफ मार्जिन में क्या ग्रो कर रहे हैं? बर्ड्स ग्रो कर रहे हैं। ये बर्ड्स दिख रहे होंगे, तो ये बर्ड्स जैसे ही सॉइल के अंदर आएंगे तो ये नया इंडिविजुअल बना लेंगे, नया प्लांट बना लेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोला गया? इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नाम दिया गया। उसके बाद यहाँ मोर टू नो में दिया हुआ है टिश्यू कल्चर, इसी का दूसरा नाम होता है माइक्रो प्रोपगेशन। क्या होता है? माइक्रो प्रोपगेशन। जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन था वैसे ही माइक्रो प्रोपगेशन। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स। टिप ऑफ प्लांट से क्या किया जाता है? कट किया जाता है, उनको आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करने के लिए रखा जाता है ताकि वो रैपिडली ग्रो करें, और क्या बना लेते हैं? एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बना लेते हैं जिसको कैलस बोलते हैं। जब ये कैलस हॉर्मोन्स कंटेनिंग मीडियम पे रखा जाता है जिससे उसकी ग्रोथ होती है और वो डिफरेंशिएट कर जाता है, वो फर्दर प्लांटलेट्स बना लेता है और उन प्लांटलेट्स को सॉइल के अंदर रखा जाता है तो वो नए मेच्योर प्लांट्स बना लेते हैं, ठीक है बच्चे। यहाँ से एक डिजीज फ्री कंडीशंस में नए प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए बेसिकली टिश्यू कल्चर यूज किया जाता है। जब आप किसी नर्सरी वगैरह के अंदर से पेड़ पौधे लेने के लिए गए होंगे तो वहां से जो हाई टेक नर्सरीज हैं उनमें टिश्यू कल्चर का यूज करके प्लांट्स को बनाया जाता है, जिनको हम क्लोन्स और सोमा क्लोन्स भी बोलते हैं, राइट। लास्ट जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। ये सारे जो टाइप्स पढ़ रहे हैं वो इसमें हम विदाउट इन्वॉल्वमेंट और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की बात कर रहे हैं, राइट। Even in the many simple multicellular organisms, specific reproductive structures can be identified. These like structures developed into bread। देखो एक्टिविटी 8.2 में भी तो वही हुआ था, राइजोपस के अंदर क्या बन गए थे? हाइफे लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए थे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो थे नहीं, और वहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स बन जाएगा, ब्लॉब ऑन स्टिक, और उसके अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे उन स्पोर्स से, वो क्या हो जाएंगे? वो अपनी वॉल्स को ब्रेक डाउन कर लेंगे और वहां से क्या हो जाएगा बच्चे? उनको ग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार allow new generations created from single individual। this is known as asexual reproduction। यहाँ पे किसी दूसरे इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसलिए ये पार्ट किसका है?
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, राइट। अब बाइनरी फिजन के ऊपर पहला क्वेश्चन है, उसके बाद क्या है, स्पोर्स फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन है, उसके बाद क्या है बच्चे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं दे सकते वो क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ऊपर क्वेश्चन है, डीएनए कॉपिंग एसेंशियल पार्ट क्यों है उसके ऊपर क्वेश्चन है। होप सो ये सारे क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए होंगे। अभी जो बात करेंगे, देखो अभी तक हमने डिस्कस किया किसके बारे में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, किसके बारे में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जो डील करेंगे उसमें एक इंडिविजुअल की बात नहीं होगी, कितने इंडिविजुअल की, दोनों की होगी, दोनों सेक्सेस की होगी, मेल की भी और फीमेल की भी, ठीक है जी। अभी देखो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, we are also familiar with modes of reproduction that depend on involvement of two individuals before a new generation that can be created. Bulls cannot allow to produce new calves. नए बछड़े बुल्स से अकेले नहीं आएंगे, हेंस से अकेले के नए चिक्स नहीं आएंगे, दोनों के अंदर मेल्स की रिक्वायरमेंट भी होगी और फीमेल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसकी कोई लिमिटेशन भी है, ठीक है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों जरूरी है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पहले तो वो देखो एडवांटेजेस जिसमें हम बात करें, व्हाट आर एडवांटेजेस, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम one involves the copying of DNA as well as cellular apparatus. The DNA copying mechanism, as we have noticed, cannot be absolutely accurate, and resulting errors are source of variation in the population of organism. तो पहली चीज क्या आएगी यहाँ से, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज आती है, दैट इज वेरिएशन। वेरिएशन कहाँ से आ रही है, सेक्सुअल मोड से, ठीक है जी। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, सब में वेरिएशन आएगी बच्चे, ठीक है। तो वेरिएशन की वजह से सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ज्यादा है, रेट जो है वो ज्यादा हो रहा है। इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिज्म कम विद रिप्रोडक्टिव मोड दैट अलाउड मोर एंड मोर वेरिएशन विल बी जनरेटेड। तो सबसे पहली एडवांटेज क्या है, वेरिएशन का नंबर बढ़ेगा। While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they precise enough to make generation of variation a fairly slow process. अब ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, वो क्या था, फास्ट प्रोसेस था, ठीक है। वो क्या था, सिंपल प्रोसेस था, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। If DNA copying mechanism were to be less accurate, many of resultant DNA copies would not able to work with cellular apparatus and would die. देखो बच्चे, जो स्टेबल स्पीसीज नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, डाई कर जाएगी, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या किया जाएगा बच्चे, देखो ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज वेरिएशन accumulated from previous generation. The two different individual in a population would have quite different patterns of accumulated variation. अब देखो जो पेरेंट्स होंगे उनके अंदर भी वेरिएशन आएंगे, उनके अंदर भी एक्यूमुलेशन डिफरेंट जगह से हुआ होगा, और फिर उनके जो इंडिविजुअल्स होंगे उनके अंदर भी क्या होगा, नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, नए वेरिएंट पैदा होंगे, और उनसे उनकी क्या होगी बच्चे, जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है जी। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन incorporate such a process of combining DNA from two different individual during the reproduction. देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है ना बच्चे, एक फीमेल का भी है और एक मेल का भी है, दोनों अलग अलग जगह से आए और वहां से कोई भी मेल बना या फीमेल बने, वो दोनों क्या होंगे बच्चे, वेरिएशन शो कर रहे होंगे, और उनका सर्वाइवल रेट एज कंपेयर टू अदर्स ज्यादा होगा। क्लियर है इतनी बात। But this creates a major difficulty. If each new generation is to be combination of DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice amount of DNA that the previous generation had. This is likely to mess up and control the cellular apparatus by the DNA. अब दिक्कत यहाँ क्या आएगी, देखो मान के चलो 46 क्रोमोसोम्स कहाँ थे मेल के पास, 46 थे फीमेल के पास, दोनों से मिलके अगर बने तो 92 होने चाहिए, बट एक्चुअल में कितने आते हैं, 46। कैसे हुआ ये, मियोसिस के थ्रू। अभी उसी के बारे में पढ़ना है, मियोसिस क्यों जरूरी है, ठीक है। बट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा था, माइटोसिस हो रहा था, ठीक है जी। देखो फिर how many ways can you think for solving this difficulty? We have seen earlier that as an organism become more complex, the specialization of tissue increases. One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is have to spatial lineage of cells in specialized organ which have only half number of chromosomes and half amount of DNA as compared to non-reproductive body cells. मतलब हमें कहाँ से रिप्रोड्यूस करना है, ओनली जर्म सेल से, और जर्म सेल्स के अंदर जो नंबर होगा बच्चे वो क्या होगा, ऑलरेडी हाफ होगा, जिससे इस पॉपुलेशन को इसको
सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो जाएगा। कैसे 23 स्पर्म से और 23 ओवम से जाइगोट जो बनेगा वो कितना बनेगा बच्चे 46 बनेगा। ठीक है, इफ द जाइगोट has to grow and develop into an organism which is highly specialized tissues and organ, then it has to sufficient storage of energy। उसके पास क्या होना चाहिए बच्चे, लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, तो जो जर्म सेल है उनके अंदर फूड भी स्टोर होता है। ठीक है, स्मॉलर होते हैं, मोटाइल होते हैं। जो जर्म सेल्स होते हैं देखो बच्चे, मेल गैमेट भी बनाते हैं और फीमेल गैमेट भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी, दोनों का फ्यूजन होगा, वहां से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। और उस जाइगोट की जब इम्प्लांटेशन हो जाएगी वहां से एक नया इंडिविजुअल पैदा हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, इसमें बाकी कुछ ऐसा है नहीं। तो अभी जो शुरू करेंगे वो क्या शुरू करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो हमें डील करना है अभी। ओके, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देखो अभी जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। अब फ्लावरिंग प्लांट लाइक एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हमारा क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है जी, अभी हमें एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जिसके अंदर देखो ये जो पार्ट है ये स्टिग्मा को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टाइल को, और ये क्या है, बल्स पार्ट हमारा ओवरी है। ठीक है जी, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके अलावा क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये एंथर है, और उसके नीचे जो पार्ट है वो क्या है, फिलामेंट, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, स्टेमन। और ये जो कलर्ड पार्ट है उसको पेटल बोलते हैं, और जो ये हमारा ग्रीन पार्ट है उसको सेपल बोलते हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ये टिका हुआ है इसको थैलेमस बोला गया है। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको पिस्टिल का नाम दिया गया है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन। अगर अकेला स्टेमन प्रेजेंट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो उसको स्टेमिनेट, और अगर अकेला पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसको पिस्टिलेट बोला गया। तो करें स्टार्ट। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन फ्लावर। You have already studied the different part of flowers like sepal, petal, stamen, carpel। ये हमने बताया। stamen and carpels are reproductive part। दोनों क्या है, reproductive part है जिसमें germ cells होते हैं। ठीक है जी, सेपल और पेटल्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर क्या हो सकता है बच्चे, यूनिसेक्सुअल हो सकता है। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल क्या है, पपाया, वाटरमेलन, राइट। और उसके अंदर बाइसेक्सुअल कंडीशन भी हो सकती है, हिबिस्कस, मस्टर्ड, जब दोनों स्टेमन और कार्पल एक ही जगह पर प्रेजेंट हो। स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोला गया है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है जो येलो कलर के होते हैं। यू मस्ट हैव सीन द येलो पाउडर, जो कई बार हम स्टेमन को अगर टच करते हैं तो वहां पे येलो पाउडर लग जाता है हमारे हाथों के। स्टेमन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फ्लावर एंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सॉरी, कार्पल जो है वो सेंटर में होगा और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है। अब उसके तीन पार्ट है बेसिकली, कितने बच्चे, तीन पार्ट है। कौन से देखो बच्चे, द स्वोलन बॉटम पार्ट जो होगा बच्चे वो क्या होगा, ओवरी। मिडिल जो होगा बच्चे वो क्या है, स्टाइल। और जो बिल्कुल टर्मिनल पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग सेल होता है। मेल जर्म सेल बनाया जाता है पॉलन ग्रेन से, और फीमेल गैमीट जो होता है वो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। दोनों फ्यूजन करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा, जाइगोट बनेगा, जो क्या होता है, नए प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है इतनी बात। Thus, the pollen needs to be transferred from stamen to stigma। अब pollen grain को जाना है कहाँ, stamen से stigma के अंदर। If this transfer of pollen grain occurs into same flower, it is referred as same self pollination। अगर देखो बच्चे क्या होगा, सेम फ्लावर के अंदर pollen grains का ट्रांसमिशन है stamen से stigma तक, उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। और अगर दूसरे फ्लावर के अंदर है या दूसरे प्लांट के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है जी, ये विंड से भी हो सकता है, ये वाटर से भी हो सकता है, ये एनिमल से भी हो सकता है। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा इट रीचेस टू द फीमेल जर्म सेल्स। वो जर्म सेल्स तक चला जाता है, कहाँ, जो ओवरी के अंदर होते हैं। उसके लिए एक ट्यूब ग्रो करती है, उसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, और वो स्टाइल के थ्रू रीच करती है मुझे कहाँ तक जाने के लिए, ओवरी। देखो ये पॉलन ग्रेन आ गया यहाँ से, ठीक है, स्टिग्मा से क्या होगी, मेल जर्म सेल जा रही है किसके थ्रू, पॉलन ट्यूब के थ्रू, और ये एंट्री कर रही है यहाँ फीमेल जर्म के पास, और दोनों की फ्यूजन हो जाती है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है जी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड हो जाएगा, वहां से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। कहाँ, ओव्यूल के अंदर। अब ओव्यूल के बाहर कोट बन जाती है, ठीक है, जो क्या बना लेती है बच्चे, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चे, फ्रूट के अंदर।
पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टिग्मा ये क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है बच्चे, और सारा जो पार्ट है बच्चे वो किस में, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सीड के अंदर क्या होता है, फ्यूचर प्लांट होता है, एम्ब्रियो होता है जो सीडलिंग शो करता है अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, जर्मिनेशन। ये एग्जांपल दिया हुआ है जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, ये हमारा एक ग्राम था, ग्राम सीड था, और उसको हमने जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस दी वो प्लूम्यूल और रेडिकल उसने बना लिए। प्लूम्यूल क्या बनाता है, शूट सिस्टम, रेडिकल क्या बनाता है, रूट सिस्टम। ठीक है, और दो कोटिलिडन का होता है, तो ये डाइकोट प्लांट है। क्या है, डाइकोट प्लांट। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है बच्चे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अभी जो पढ़ना है वो किसके लिए है, देखो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, वो किसके अंदर था, वो प्लांट्स के अंदर था। अभी जो पढ़ना है वो किसके अंदर है, वो एनिमल्स के अंदर। क्लियर है, चलो रिप्रोडक्शन इन human beings. So far we have discussing the variety of modes that different species use for reproduction. Now let us look at the species that we are most interested in, humans. Humans के अंदर reproduction की बात करेंगे। ठीक है, वो कैसे वर्क करता है। Let us begin at an apparently unrelated point. All of us know that our body changes, we become older, our height increases from class second to class 10th, so does our weight, we acquire teeth, we lose the old milk teeth and acquire the new ones. All these changes can be grouped under general process of growth. ये सारे क्या है बच्चे, ग्रोथ के मेन प्रोसेस हैं। ठीक है, इन विच बॉडी बिकम्स लार्जर बट इन अर्ली टीनेज। देखो बच्चे, अर्ली टीनेज में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसमें लाइक बॉडी इनलार्जमेंट, अपीयरेंस ऑफ बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शनेट चेंजेस, न्यू फीचर्स अपीयर, न्यू सेंसेशंस जो अलग होते हैं बाकी फीचर्स से, राइट। वो क्या होते हैं, देखो बच्चे, some of these are very common to the boys. We begin to notice hair growing in the new parts of the body. armpits में हेयर ग्रो करते हैं, जेनिटल ऑर्गन में हेयर्स ग्रो करते हैं, थाई रीजन में ग्रो करते हैं, डार्क कलर के हो जाते हैं। ठीक है, लेग्स आर्म्स के ऊपर थिनर हेयर्स आ जाते हैं, फेस के ऊपर आ जाते हैं, जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है बच्चे, पिंपल्स आ जाते हैं। ये फीचर्स हैं किसके, हमारी बॉडीज के, किसके अंदर, अडोलसेंस के अंदर। किसके अंदर बच्चे, अडोलसेंस के अंदर। सेम ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें बॉयज एंड गर्ल्स में, बेसिकली गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कर जाता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन्स ऑफ निपल्स, एट द टिप ऑफ ब्रेस्ट। गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है। बॉयज के अंदर क्या बच्चे, थिक हेयर ग्रोथ हो जाती है फेस के ऊपर, वॉइस बिकम क्रैकी, वॉइस क्रैक हो जाती है, पेनिस लार्ज कर जाता है। ठीक है, और डे ड्रीम्स और नाइट ड्रीम्स बेसिकली ज्यादा जाते हैं। All of these changes takes place slowly over a period of month or years. They do not happen all the same time in a one person. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नहीं होता है, एक एग्जैक्ट एज में होता है। बट ठीक है जी, कुछ में क्विकली हो जाता है, कुछ में स्लोली हो जाता है, कुछ में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, कुछ में लंबा चला जाता है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। तो ये सारी चीजें आती हैं किसके अंदर, एडोलसेंस के अंदर। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर हेयर ग्रोथ होती है, साइज शेप अलग अलग होता है, तो वो सारे सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी, अब ये इसी टाइम पे क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है, जर्म सेल्स बेसिकली क्या करती हैं बच्चे, यहाँ से स्पेशल सेल्स होती हैं, उनके पास क्या करती हैं बच्चे, हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, और वो हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं साइज को, रिसोर्सेज को, क्या हो रहा है, मेच्योरेशन कितना है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को। ठीक है, वो मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं, और इस एज को हमने क्या बोला बच्चे, पॉवर्टी एडोलेसेंस। क्लियर है इतनी बात। So how do all the changes that we have talked about link to the reproductive process? ये सारी चीजें कैसे लिंक कर रही हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, कैसे जर्म सेल्स हेल्प करती हैं, वो सारी चीजें अभी इसके अंदर बात करेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब क्या दोनों की बॉडीज में इंटरनल ट्रांसफर हो सकता है, क्या वो मीटिंग में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्या सेक्सुअल मेच्योरिटी आइडेंटिफाइबल है, क्या चेंजेस के ऊपर नए एयर ग्रोथ पैटर्न्स, क्या यही साइन है, बिल्कुल यही साइंस है। ऑन दी अदर एंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन द पीपल नीड्स स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए सेक्सुअल एक्ट के लिए, दैट वुड बी पेनिस फ्रॉम मेल्स एंड वेजाइना फ्रॉम फीमेल्स, राइट। दोनों होने चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव और एंड ब्रेस्ट का मेचुरेशन होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है जी,
तो सबसे पहले क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई परस्पेक्टिव, क्योंकि मेनली यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार वो आपसे ये पूछ लेते हैं ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करो और किस ऑर्गन का क्या काम है, एक्स वाई जेड बोल करके मेनली डायग्रामेटिकली क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट है, क्या क्या रोल प्ले करते हैं। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, the male reproductive system consists of portions which produce germ cells and other portions that deliver the germ cells to the site of fertilization। देखो इसमें दोनों चीजें आएंगी, जहाँ जर्म सेल बनते हैं वो भी, और वो पोर्शन जो डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको, जर्म सेल्स को, कहाँ तक, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स एंड स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। तो क्या होगा बच्चे, इसके अंदर टेस्टिस होंगे जो कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की साइड प्रेजेंट है बच्चे, ठीक है। इन द स्क्रोटम, कहाँ बच्चे, स्क्रोटम के अंदर, ये हमारा स्क्रोटम है और जिसके अंदर क्या है, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली उनको क्या चाहिए बच्चे, लोअर टेम्परेचर चाहिए एज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। देखो बच्चे अब टेस्टिस का और क्या रोल है, हार्मोन क्रिएशन में रोल है, जैसे टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से बनता है, ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स की। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, चेंजेस लेके आता है बॉयज के अंदर, किसके टाइम पे बच्चे, पबर्टी के टाइम पे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू वास डिफरेंस के थ्रू जाएंगे, जो बाद में यूरिनरी ब्लैडर के साथ आ रही ट्यूब के साथ कनेक्ट कर जाएंगे। द यूरेथ्रा फॉर्म्स द कॉमन पासेज फॉर, यूरेथ्रा से स्पर्म भी आएंगे और यूरेथ्रा से यूरिन भी आएगा। अलोंग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस ग्लैंड लाइक प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल एड देयर स्क्रीशन एंड स्पर्म आर नाउ इन ए फ्लूइड व्हिच मेक्स द ट्रांसपोर्ट इजियर। एक फ्लूइड रिलीज करेंगे जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज that consist of mainly genetic material, a long tail that help in move towards the female germ cell। तो ये बेसिकली क्या है, सारे फंक्शंस हैं एडिशनल ग्लैंड्स के। देखो बच्चे ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अगर आप देखेंगे ये पेनिस है, उसके अंदर से ये यूरेथ्रा जा रही है, ये साइड में प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई हुई है, ये यूरिनरी ब्लैडर दिखाया हुआ है। उसके साइड में देखो ये नीचे क्या है, टेस्टिस है, और पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसको स्क्रोटम का नाम दिया गया है। ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस फिर कनेक्टेड हो रही है, ठीक है। उसके साथ साथ में क्या है, सेमिनल वेसिकल्स के स्क्रीशन आ रहे हैं और वो यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ से बाहर आ रहा है। इस हिस्से को क्या बोला जाता है, ग्लांस पेनिस बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात। नाउ द सेकेंड पार्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बच्चे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। वेजाइना जो है वो कोपुलेटरी ऑर्गन होता है फीमेल के अंदर, और पेनिस जो होता है वो किसके अंदर, मेल के अंदर। वेजाइना से इंसर्ट किया जाता है पेनिस को, और आगे सर्विकल कैनाल होती है, उससे आगे क्या होता है, यूट्रस होता है। यूट्रस से आगे ये फेलोपियन ट्यूब होती है, और वो उससे आगे क्या होते हैं, ओवरीज होती है, ठीक है जी। देखो फिर अभी हम पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल जर्म सेल्स एंड एग्स आर मेड इन ओवरीज, ओवरीज के अंदर बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं हॉर्मोन्स के लिए, ठीक है। फिगर के अंदर हमने ये चीज पढ़ ली है। देखो बच्चे अभी काम की चीज यहाँ क्या है, व्हेन ए गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग। जब एक लड़की जन्म लेती है तो वहां पे इमेच्योर एग्स होते हैं, जैसे ही वो पबर्टी के अंदर जाती है ये एग्स मैच्योर करना शुरू कर जाते हैं, और हर एक मंथ में एक ओवरीज से एक एग रिलीज होता है बच्चे, ठीक है। और वो ओविडक्ट से होता हुआ, ये ओविडक्ट जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में यूनाइट होते हैं जिसको यूट्रस बोलते हैं, और यूट्रस वेजाइना में ओपन होता है किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू, वहां से बाहर आ जाता है। द स्पर्म एंटर्स इनटू द वेजिनल पासेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्स के टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे वेजाइना के अंदर स्पर्म एंटर करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं ओविडक्ट तक, जहां वो इनकाउंटर करते हैं एग्स के साथ। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट के अंदर। द फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जाइगोट, वो क्या होता है, लाइनिंग ऑफ यूट्रस में अपने आप को अटैच कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, और डिवाइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। और जो मदर की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। यूट्रस अपने आप को रोज हर महीने प्रिपेयर करता है, लाइनिंग थिकन होती है, ठीक है, ग्रोइंग में एम्ब्रियो के लिए। द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, बेसिकली एम्ब्रियो मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है।
दिस इज ए डिस्क विच इज एम्बेडेड इन यूट्राइन वॉल। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है यूट्राइन वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या होती है, विलाई होती है, ठीक है जी। ऑन द मदर साइड ऑफ द ब्लड स्पेसिस विच सराउंड द विलाई, दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया। इसके पास ग्लूकोज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदर से एम्ब्रियो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है जी। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस, वो भी कौन रिमूव करेगा, वो भी प्लेसेंटा रिमूव करेगा। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। gestation पीरियड कितना होता है, 9 मंथ। द चाइल्ड इज बोर्न एज रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स इन द यूट्रस। मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं ड्यूरिंग ट्रांस सॉरी ड्यूरिंग पार्चुरेशन ऑफ बेबी, ठीक है। वट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो 1 डे सर्वाइव करेगा। उसके बाद क्या होता है, देखो बच्चे, since the ovary releases one egg every month, the uterus also prepares every month to receive a fertilized egg. Thus, its lining become thick and spongy. That would require the nourishing the embryo if fertilization had taken place. Now, if this lining is not needed longer, अगर fertilization ही नहीं होगी तो उसकी जरूरत नहीं है, तो ये लाइनिंग ब्रेक डाउन कर जाती है और ब्लड के फॉर्म में वेजाइना से बाहर आ जाती है, ठीक है। और ये साइकिल हर महीने चलता रहता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। कब स्टार्ट होता है, 12 ईयर के अराउंड, और कब सीज अप होता है, 48 ईयर के अराउंड, ठीक है जी। ये अप्रोक्सीमेटली 2 to 8 डेज के लिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। क्लियर है इतनी बात। लास्ट टॉपिक जो आता है वो क्या आता है हमारा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाउ कैन यू मेंटेन योर सेल्फ एज एन हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्दी कैसे बना सकते हैं, वो चीज हमें डिस्कस करनी है, ठीक है जी। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एज वी हैव सीन द प्रोसेस of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that body or mind is ready for sexual act or for having or bringing up child. How do we decide if the body or mind is ready to measure responsibility? All of us under many different pressures about these issues. These pressures are from our friends participating in many activities, whether we really want to or not. There can be pressure from families for getting married and having children. देखो बच्चे, अलग अलग टाइप का प्रेशर हमारे ऊपर होता है, ठीक है। उस प्रेशर को कैसे हैंडल अप करना है, वही चीजें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बच्चे, there can be pressure from government agencies to avoid having children. In situations, making choices can become very difficult. ये difficult situation है। क्लास 9th में भी आपने एक चीज पढ़ी थी, सेक्स से भी क्या है, डिजीज ट्रांसपोर्ट हो जाती है बच्चे, ठीक है। सेक्सुअल एक्ट भी क्या है, इंटीमेट कनेक्शंस बनाता है बॉडीज के बीच में, और उससे जो डिजीज ट्रांसमिट होती है उनको क्या बोलेंगे, एसटीडीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं लाइक गोनोरिया और सिफिलिस, वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं लाइक वार्ड्स एंड एचआईवी एड्स। is it possible to prevent the transmission of such yes, it can be prevented by using a condom। condom का यूज करके इन से बचा जा सकता है, ठीक है बच्चे। पेनिस को कवर किया जाता है, उसको मेल कॉन्डम्स बोलते हैं, और अगर वेजाइनल पोर्शन को कवर किया जाता है उसको फेमिडोम बोलते हैं, ठीक है जी। द सेक्सुअल एक्ट always has potential to lead the pregnancy. Pregnancy will make major demands on the body and mind of woman. If she is not ready for it, her health will be adversely affected. अगर वो उस चीज के लिए पर्टिकुलरली तैयार नहीं है तो उसकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट करेगी बच्ची। देयरफॉर मेनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी को दूर रखने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं बच्चे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स आर दोज मेथड्स, क्या होते हैं, वो मेथड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बेसिकली प्रेगनेंसी को रिमूव करना है या फिर प्रेगनेंसी को होने ही नहीं देना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करके एक फीमेल अपने आप को प्रिवेंट कर सकती है अनवांटेड प्रेगनेंसी से, राइट। वो कैसे कैसे कर सकती है, देखो। कवरिंग लगा ली जाए, ठीक है। तो वेजाइना और पेनिस
के बीच में एक दीवार की तरह काम करेंगे और वहां से क्या होगा बच्चे, एक मैकेनिकल बैरियर होगा। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट, जब हार्मोनल बैलेंस चेंज कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाते हैं, बेसिकली ड्रग्स का यूज किया जाता है। वो ओरल लेवल पे भी लिए जा सकते हैं, ठीक है जी। तो वो क्या करेंगे, वो हार्मोनल लेवल को चेंज कर देंगे, ठीक है जी। इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, लूप्स का यूज है, कॉपर टी का यूज है, जिससे यूट्रस क्या हो जाता है, आप प्रेगनेंसी को नहीं होने देता है, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात। वास डिफरेंस को अगर ब्लॉक कर दिया जाए या फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए, वास डिफरेंस को अगर कट करके ब्लॉक किया जाता है तो उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी, और अगर फेलोपियन ट्यूब को किया जाता है तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये होती है मेल के अंदर, ये होती है फीमेल के अंदर, ठीक है जी। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, और इन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड्स। क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड्स, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म होते हैं, और बेसिकली इनका मेन जो डिसएडवांटेज है वो दोबारा से रिवर्सल नहीं है, ठीक है जी। दीज मे बी मिसयूज्ड बाय, देखो जी, अब इनको अनवांटेड प्रेगनेंसीज को यूज किया जाता है, सेलेक्टिव अबॉर्शन के अंदर यूज किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है। हेल्थी सोसाइटी के लिए मेल फीमेल सेक्स रेशियो को जरूरी है, ठीक है। फीमेल फर्टिसाइड्स नहीं करना चाहिए। चाइल्ड रेशियो डिक्लाइन जो कर रहा है उसका मेन रीजन यही है। उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीजें करनी चाहिए। We have noted earlier that reproduction is the process by which organisms increase their population. The rates of birth and death in a human population will be determined by its size. Human population main cause है, एक एक्सपेंडिंग रेट में इंक्रीज कर रही है। अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो ये रीजन बनेगी बाकी लोगों के लिए। एक जो साइज जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पॉपुलेशन का, बट अगर इसी अलार्मिंग रेट से बढ़ता गया तो हमारे लिए काफी मुश्किल होने वाली है। ये था बच्चे चैप्टर जिसके अंदर हमने डील किया रिप्रोडक्शन के बारे में, राइट। देखो बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कैसे डिफर कर रहा है फर्टिलाइजेशन से। दूसरा क्या बच्चे, रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल पूछा हुआ है, चेंजेस पूछे हुए हैं गर्ल्स के अंदर क्या होते हैं, ठीक है जी। नरिशमेंट कैसे होती है मदर के वे, और कॉपर टी का क्या यूज है, ये चीजें दी हुई हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या पड़ा वो मेनली यहाँ पे गिवन है समरी के अंदर, वो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखो रिप्रोडक्शन, सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। रिप्रोडक्शन में क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपीज बनती है और वो ट्रांसफर भी होती है, ठीक है। अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें फ्यूजन के बारे में पढ़ा। हाइड्रा ने क्या किया बच्चे, बडिंग को शो किया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ा। ये एग्जाम्पल्स थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। फिर बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व था, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा। फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा, कैसे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे इन हेल्प कर रहा है बच्चे बाकी चीज़ों के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ बच्चे, कॉन्ट्रासेप्शन कैसे हो सकता है वो भी हमने पढ़ा। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज के, ये आप अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर, होप सो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा इस चैप्टर से किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। Thank you so much for staying connected with us. Please subscribe our channel if you are new to our channel. Thank you so much.